सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कैसे करेंगे? पोटेंशियल, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइंड होती है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज माइनस टाइम्स वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये क्यों हमें डिफाइन करनी पड़ी? पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है ना, वो है, वो चेक पॉइंट है। दूसरा, कहां से इतना दिमाग चलता है कि भाई एनर्जी आ रही है? देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई प्लेनेट है वो दूर किसी एस्ट्रॉयड को मान लो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो जैसे जैसे एस्ट्रॉयड पास आएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, के ही बढ़ेगी। अब के ही ऐसे तो बढ़ नहीं सकती, ब्रह्मांड का नियम है, एनर्जी किसी की बढ़ रही है तो कीमत कोई चुका रहा होगा। तो इसको खींच कौन रहा है? ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी के पास एनर्जी स्टोर्ड पड़ी है, तभी तो वो दे पा रहा है एस्ट्रॉयड को। बोलो, तो इसका मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल फील्ड हैज स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी which can be converted to kinetic energy, and this is very much obvious to us. Anything that falls from a height gains velocity due to gravitational potential energy only. वो mgh बोलते थे बचपन में। बोलो यार, हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमें काम करवाना पड़ेगा। काम करवाना मतलब ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी कोई ना कोई, तब हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा, वहां से हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस टेक टू मासेस m1 m2 जिनके बीच में इनिशियल गैप था r1, और हमने इनके बीच का गैप चेंज कर दिया। गैप को चेंज कर दोगे तो वर्क होगा ना, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। अब मैंने क्या करा, एक चाल चली, मैंने कहा इसको फिक्स कर दो। इसको फिक्स क्यों कर दो? ताकि इस पे वर्क डन 0 हो जाए, दूसरे वाले पे वर्क डन निकाल लो। क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है वो तो वही रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाट वी आर डूइंग अ ट्रांजैक्शन ऑफ एनर्जी, वी आर कॉजिंग वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है, हम ग्रेविटी से काम करवा रहे हैं ताकि उसने जितना काम किया उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? चेंज इन हमारी पोटेंशियल एनर्जी। क्या मेरी बात समझे? इट इज लाइक के खाते में कितना पैसे हैं ये जानने हैं, तो हमने क्या करा, 100 रुपए निकाल लिए। भाई एसएमएस तो आएगा ही, एसएमएस आ जाएगा कितना बैलेंस कट गया, तो हमें बैलेंस पता चल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो टू फाइंड द बैलेंस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग अ ट्रांजेक्शन। क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन ही अब कोई और है नहीं, हमें तो चेंज करके ही बैलेंस चेक हो सकता है, हमारे पास कोई और है ही नहीं, रास्ता ही नहीं है। तो हमने एक ट्रांजेक्शन करी कि दो मासेस थे R1 सेपरेशन पे, उनकी सेपरेशन R1 से R2 चेंज कर दी। उसमें हमने मेंटली टेक्निक क्या लगाई, एक को फिक्स मान लो दूसरे को चला दो। क्यों? क्योंकि अगर दोनों को चलाओगे दोनों पे वर्क डन निकाल के इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसमें क्या एक पे ही करना पड़ेगा, काम बच गया ना हमारा। बोलो यार। यस सर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन m1 प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन m2। बोलो यस और नो। बट क्योंकि m1 चल नहीं रहा तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन m2 ओनली। क्योंकि जो चीज फिक्स्ड है, मान लो इस पे ग्रेविटी की फोर्स लग भी रही है, इस पे ग्रेविटी की फोर्स ऐसे लग रही है, इसकी डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, तो इस पे वर्क डन क्या होगा? 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लास? यस सर। अब प्रॉब्लम है, ये जो दोनों मासेस हैं इनके बीच की जो फोर्स है वो कांस्टेंट तो है नहीं, वो तो सेपरेशन पर डिपेंडेंट है कि नहीं है? तो हमें हर सेपरेशन पर जाकर छोटे छोटे वर्क को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब दो चीजें दिमाग में आती हैं, dx मैंने बाहर की तरफ बनाया है, अंदर की तरफ भी बना सकते थे, बट अगर अंदर की तरफ बनाते उसका नाम पड़ जाता माइनस dx, क्योंकि मैथ्स में चेंजेस आर बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव। ठीक है ना, कोई बोले +100 का चेंज हुआ है, +100 मतलब 100 बढ़ गया है, चेंज बोले -100 का हुआ है तो 100 घट गया, समझ गए ना? तो एनीथिंग इफ इट इज इंक्रीजिंग उसके आगे प्लस लगा होता है, डिक्रीजिंग है तो अपने आप माइनस लगाना होता है। हम फिजिक्स वाले क्या है ना, मैथ्स को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है dx है, डी इधर को ले लो इधर को ले लो, बट वो सारा मीनिंग चेंज हो जाता है। dx इज अ चेंज इन x, याद है, छोटा सा चेंज इन x विच वी हैव टेकन एज छोटी सी डिस्प्लेसमेंट। क्या मेरी बात समझ आई? तो ये कई लोगों के सिर से ऊपर से बात चली गई होगी, तो एक गुरु मंत्र याद रख लो, ऑलवेज टेक dx इन डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग x। जिधर को x बढ़ रहा हो ना उधर को dx लेना, ये रूल दिमाग में रख लो।
ये कई बार जीवन में आपके सामने प्रकट होगा कि dx अंदर को क्यों नहीं लिया भाई, तो भी तो कर ही सकते थे। तो अंदर वाला जो dx है उसका नाम माइनस dx पड़ेगा, ठीक है ना। समझ आया तो भी ठीक है, नहीं तो याद करके आगे बढ़ते हैं, इस पर ज्यादा हम टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। ग्रेविटी की फोर्स इधर को लग रही है m2 पे, और ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू बताने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, बोलो यार। Yes, sir. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी छोटा सा ये होगा Fg.dx, क्योंकि सिर्फ m2 पे ही देखना है अपन ने, तो छोटा सा वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा g m1 m2 by x square into dx. I have to write cos 180. Are you getting my point? जिस बंदे ने dx अंदर को लिया था उसका cos Yes, sir. 180 नहीं आता, उसका प्लस माइनस सारा बिगड़ जाता ना यार, तो Yes, इसीलिए sir. मैं कह रहा था। तो ये थोड़ा सा स्टेप्स का ध्यान देना है। अब बुक्स में क्या है ना, लेकर रखा होता है, उन्हें पता है बाहर की तरफ लेना है, क्यों लेना है लॉजिक नहीं पता होता, तो वो थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। अब टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ऑल छोटे छोटे वर्क्स, तो ये आ जाएगा माइनस gm1m2 बाय एक्स स्क्वायर dx फ्रॉम r1 टू r2। यस, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ जाएगा क्लास, 1/x² का इंटीग्रल -1/x होता है ना, Yes. तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा gm1m2 बाय r2 माइनस gm1m2 बाय r1। अभी कोई भी साइन को लेकर ये प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, वी नीड नॉट बॉदर, फॉर्मूले से जो आ रहा है आन दो। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी था, है ना, तो u फाइनल माइनस u इनिशियल ये आ गया, और ये कितना आ गया, u एट अ सेपरेशन ऑफ r2 माइनस u एट अ सेपरेशन ऑफ r1, क्या आ गया, इसको माइनस लगा दो पूरे एक्सप्रेशन को, सो आई थिंक दिस कम्स। यस क्लास। Yes. Yes. Yes, तो sir. याद, बड़े ध्यान से सब लोग याद रखेंगे, हमारे बस की बात नहीं है पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना, हम चेंज डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी डेफिनेशन ही चेंज वाली है, चेंज की डेफिनेशन है हमारे पास, देख रहे हो। सो वी कैन ऑलवेज फाइंड आउट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वी कैन नेवर फाइंड आउट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी without taking a reference. If you remember in the problem solving technique we had talked कि वर्क एनर्जी में कहीं पर जीरो ले लो, उसके ऊपर प्लस एनर्जी, उसके नीचे माइनस Yes, एनर्जी, sir. याद है, कहीं पर भी जीरो ले सकते हो, ये बोला था ना। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर कोई बंदा नीचे जीरो ले रहा है, कोई ऊपर जीरो ले रहा है, दोनों की पोटेंशियल एनर्जीज का तो फर्क आएगा, बट चेंज में कोई फर्क नहीं आएगा, ये बात हमने डिसाइड की थी वहां पर Yes, भी। sir. तो समझने वाली बात यह है कि वी आर बॉदर्ड अबाउट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमारे लिए इतनी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, और हमारे फॉर्मूले में भी चेंज ही आता है। बट चलो फिर मन किया मेरा कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर दूं, तो इस फॉर्मूले को आपको देखकर नहीं लग रहा कि यू एट एनी सेपरेशन ये होगा प्लस मे बी सम कांस्टेंट के, सोचो, क्योंकि जब माइनस करेंगे के कट गया होगा, यू एट r2 पाया, यू एट r1 पाया, माइनस किया तो के कट गया होगा ना, बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. तो इन जनरल यही कुछ फंक्शन रहा होगा, अब के अपने को पता नहीं। अब इस के की कहानी को लगाने के लिए हमने लगाया लॉजिक। क्या पोटेंशियल एनर्जी में 1/r का एक्सप्रेशन आ रहा है? Yes. Yes, sir. ये जीरो कब होगा, 1/r कब जीरो होता है, जब r जब इंफिनिटी हो जाए। होता है. Yes, sir. तो इन्होंने कहा चलो दिमाग लगाते हैं, ऐसा करो, r1 ले लो इंफिनिटी, r2 ले लो जनरल कोई भी r, पुट करो जरा, u एट एनी r माइनस u एट इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस gm1m2/r, बोलो ये आ जाएगा, Yes, sir. क्योंकि प्लस 1/इंफिनिटी हो तो जीरो ही हो गया। तो किसी भी जगह की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, gm1m2/r प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन। तो ये तो ऑलवेज ट्रू है, क्या आप सोच सकते हो। Yes, sir. अब हमने कहा यार छोड़ यार, ये कौन बार बार लिखे, टेक हम जीरो ही ऐड कर रहे हैं. रेफरेंस u इंफिनिटी इक्वल टू 0, तो u एट r क्या आ गया, माइनस
Gm1m2/r। अब एक आइडिया समझना, मैं अभी रोक रहा हूं, अभी इसको ग्रहण करने से पहले आइडिया समझो। अगर मैं किसी तरह या किसी रेफरेंस क्वेश्चन में बोल दूं कि मान लीजिए जी मेरे क्वेश्चन में इंफिनिटी की पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल हो गई है, तो दुनिया की हर जगह की पोटेंशियल एनर्जी में +100 का फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? Yes, sir. ये फैक्टर अगर 0 है तो दिख नहीं रहा है, मतलब सब में u इन्फिनिटी का फैक्टर एडिड है आगे। वो आपने अगर 0 ले लिया तो नहीं दिखेगा। अगर कोई क्वेश्चन कल चेंज कर दे कि नहीं 0 की जगह 100 लेना है, तो +100 सब में ऐड कर देंगे, हमारे क्वेश्चंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस में इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस लेते हैं, तो वो 100 कट ही गया होगा। क्या Yes, मेरी sir. बात समझे? Yes, sir. एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? इफ वही वाली बात है ना कि अगर IIT JEE एडवांस में सब हर बच्चे को एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए, रैंक में क्या फर्क पड़ेगा? Yes, sir. क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना यार? रैंक में कोई फर्क पड़ेगा अगर हर बच्चे का एक नंबर बढ़ जाए? नहीं No, पड़ेगा। sir. समझ पा रहे हो ना? तो या तो हर बच्चे का एक नंबर बढ़ा दो, या टोटल में से कुछ कम कर दो, रैंक में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो क्वेश्चन कैंसिल होते हैं, कुछ एग्जाम सबको बोनस दे देते हैं, कुछ एग्जाम टोटल में से माइनस कर देते हैं। एनीवेज इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस अगर दैट क्वेश्चन गेट्स कैंसल्ड। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, अब वो कहोगे सर ह्यूमन फैक्टर है सर, व्हाट इफ मैंने उस क्वेश्चन को करने में टाइम लगाया, मेरा आंसर सही था, बाद में क्वेश्चन कैंसिल हो गया, उसने टाइम नहीं लगाया। अब वो बातें मैं इग्नोर मार रहा हूँ, ठीक है? वो भावनाएं परे रखो। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आया? Yes. अब पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन देखो। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? आपको ये पता है सबको, वर्क एनर्जी थ्योरम पार्ट 2, इसको डेल्टा पी प्लस डेल्टा के ही लिख सकते हैं, है ना? इफ वर्क इज डन स्लोली, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट स्लोली ही करते हैं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। तो वर्क एक्सटर्नल ही क्या होगा आपका? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बोलो, अगर दो मासेस को इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पर लाया जाए धीरे धीरे, तो वर्क डन क्या होगा? u फाइनल माइनस u इनिशियल। बोलो, जो कि क्या हो जाएगा? Gm1m2/r -0, क्योंकि इन्फिनिटी पे हमने, याद है, पोटेंशियल एनर्जी क्या ली हुई है? 0। सो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम डिफाइंड एज? इट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, एंड कई बार ये नहीं लिखा जाता बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, तो जस्ट लिखा जाता वर्क डन। वर्क डन, अगर सिर्फ वर्क डन लिखा हुआ किसका? बाहर के लोगों का। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू स्लोली bring two masses from infinity to make the या assemble the system। बोलो, अरे बोलो यार। पोटेंशियल पढ़ा होगा 10th में। Potential is the amount of work done per unit charge to bring a charge from infinity till that point। Yes, sir. Yes, sir. वो समझ गए ना? ये ना लेमैन डेफिनेशन है सारी। अब लेमैन को तो ना क्या करते हैं ना, मैथ्स को ही इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस जी, मतलब इसको ना वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया एक मैथमेटिकल रिलेशन को, तो उसको वो डेफिनेशन बोल देते हैं। डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी की कहाँ है? देखो बहुत सिंपल है, ये है। व्हाट इज चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग, बट उस बेसिक थिंग को खराब करके ये बना दिया। अब चक्कर ये ना, आम लोगों को समझाने के लिए वैसे ही, भाई वो इन्फिनिटी से लाकर उसको लाके रखने में जितना काम लगेगा ना, जितना खर्चा होगा, वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसे समझाने के लिए थोड़ा ठीक भी लगता है, बट वो डेफिनेशन आप समझ गए हो कि कैसे आई है। इज इट ओके? ना इस डेफिनेशन में जिसमें भी इन्फिनिटी वर्ड आ जाए, उसमें रेफरेंस इन्फिनिटी की पोटेंशियल एनर्जी 0 होती ही है, भले लिखा हो भले ना लिखा हो। अब स्कूल में यार क्वेश्चन आ जाए, डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो कैसे डिफाइन करोगे? Gravitational potential energy of a system is the amount of work done by an external agent to slowly assemble the system by bringing individual masses
फ्रॉम वेरी फार अपार्ट या फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है ना। और एक लाइन और ऐड कर देना ताकि नंबर ना कटे। वी विल एज्यूम दैट द रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट सेपरेशन इज 0। अब ये काम ना मुझसे एक्सपेक्ट मत करो कि सर आप लिखो प्लीज सर, ये इतने समझदार तो तुम हो गए हो ना यार कि ये चीजें बता दी, वहां पर अब उगल देना। क्लियर है यार? अरे Yes. समझ आया सबको? Yes, sir. इतना देखो मुझसे लिखा भी नहीं जाता, बुजुर्ग आदमी से डेफिनेशन लिखवा रहे हो। क्लियर है यार सबको? तो पोटेंशियल एनर्जी अपने को समझ आ गई, Yes. बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है? सिस्टम की होती है। ये नहीं कि M1 की है M2 की है, नहीं नहीं, दोनों के सिस्टम की है। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जीज आर आल्सो कॉल्ड इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जीज, या इंटरैक्शन एनर्जीज भी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी तभी पैदा होगी जब दो लोग एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। देख लो किसी भी केस में, देख लो, आप कहोगे सर स्प्रिंग पे अगर मास नहीं लगा होगा तो भी डिफाइन नहीं कर सकते आप। और अगर स्प्रिंग के अंदरूनी जाकर देखो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या था? दो एटम्स के बीच के बॉन्ड थे ना, इंटर एटॉमिक फोर्सेस थी, याद करो, उनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी। सो पोटेंशियल एनर्जीज आर इंटरएक्टिव एनर्जीज। एक बंदे ने दूसरे पे काम किया, तूने इस पे काम किया, इस तरह से मतलब वो रिलेशंस की वजह से ही ये एनर्जी बनती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम, जो आज तक हम बोलते आए ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी MGH ले लो, वो MGH एनर्जी किसकी है? अकेले ब्लॉक की है? नहीं, वो ब्लॉक एंड अर्थ पूरे सिस्टम की है। इज इट ओके? Yes, sir. बोलो। हाँ Yes, जी, sir. उर्वी जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं सर, वो गलती से हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम कैसे डिफाइन करेंगे? ये अर्थ है, मान लीजिए अर्थ के ऊपर कोई एक मास पड़ा है M। तो आपको पता ही है, एक स्फेयर को हम पॉइंट मास मान सकते हैं, प्लेस्ड एट द सेंटर। अगर बाहर की बात करें, बोलो, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी? माइनस GMME बाय RE। बोलो यार। Yes, sir. इन जनरल अगर सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई चीज पड़ी है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा? माइनस GMM बाय x। बोलो, समझ आ रहा है सबको? अरे बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. वो MGH जो पड़ा था वो पता नहीं कहाँ चला गया, देखते हैं अभी। ये U एट द सरफेस है, अगर सरफेस पे पड़ा है तो देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखना जरा, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ। कैन यू सी दिस एवरीवन? कहां से आया ये? अरे ये याद होगा, दूसरे फॉर्मूले से। ये बुजुर्गों, ये वाला फॉर्मूला याद होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये U सिस्टम आ जाएगा, ठीक है, U सिस्टम निकल गया अपना। और एक सेकंड, अब मान लीजिए कोई मास यहाँ पर था सरफेस पे, उसको h हाइट ऊपर उठा दिया आपने, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, या इनिशियल था या फाइनल था। U इनिशियल कितना आएगा? माइनस GMM बाय RE। U फाइनल कितना आएगा क्लास? माइनस GMM बाय RE प्लस H। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आया? U फाइनल माइनस U इनिशियल। कैन यू सी दिस क्लास? Yes. Yes, sir. Yes, sir. माइनस ऑफ माइनस GMM बाय RE, तो डेल्टा U क्या आ जाएगा? GMMH बाय RE इंटू RE प्लस H। देखना जरा, याद नहीं करना, Yes, sir. मैं कुछ करके दिखा रहा हूँ आपको। क्या है वो, आप तो वैसे इनिशियल फाइनल से डिफरेंस से निकाल लेना। इसको ना ऐसे लिख सकते हैं,
अगर थोड़ा सा आप लगाओ खोपड़ी। Yes, sir. Yes, sir. अब जो पहले फॉर्मूला पढ़ा था वो इस असम्पशन में था, याद करो। Yes. Yes, sir. सेम आ गया। अच्छा, मतलब वो भी वैलिड है, वो भी वैलिड है। जो पहले पढ़ा एमजीएच वो वैलिड है। क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा? अगर सैटेलाइट है या कोई चीज अर्थ के सरफेस से बहुत ज्यादा दूर जा रही है तब तो ये लगाना, ठीक है ना, GMM/RE वाला। और अगर बॉल वॉल है, बॉल फेंक दी, कोई छोटी मोटी चीजें उड़ रही हैं, आम इंसान कूद रहा है बिल्डिंग से, तो फिर ये लगा देना MGH वाला जो पहले किया अपन ने, समझ गए ना। एक ब्लॉक गिर दिया 1 मीटर 2 मीटर से 20-30 किलोमीटर तक, तो 20-30 किलोमीटर तक तो इंसान वैसे भी नहीं जा सकता, मतलब उतने से लेवल पर आपने MGH चला सकते हो। आप कोई सैटेलाइट आ रहा है दूसरे ब्रह्मांड से आ रहा है, ऐसी वैसी बातें करनी है तो डेल्टा यू लगा देना। क्लियर है ना? Yes, sir. अरे क्लियर हो गया ना जी। जैसे जो अपने ये हैं थैनोस वैनोस, उनके लिए ये लगा देना। और जो बेचारे कैप्टन अमेरिका वगैरह हैं वो आखिरी फिल्म में दूसरे स्पेस में गए थे, बाकियों के लिए MGH ही चलता है उनका बेचारों का। क्लियर है यार? कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द Yes, sir. वर्क डन टू रेज अ बॉल of mass m by a height of RE from surface of earth। हमें सरफेस ऑफ अर्थ से एक बॉल को RE हाइट ऊपर उठाना है, यहां से यहां लेकर जाना है। कितना काम करना पड़ेगा? ऑब्वियसली स्लोली लेकर जा रहे हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का चेंज तो बताया नहीं उसने। तो वर्क डन क्या होगा बताओ? डेल्टा यू ही होगा ना जी। Yes, यू RE/2. हाँ जी, कितना आ रहा है ये? अगर पिछले वाले फॉर्मूले में डाल दे MGRE/2 आ रहा है। अगर MGH लगाते तो MGRE आ जाता ना, तो समझ पा रहे हो ना वो क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अच्छा खासा रेज कर रहे हैं और G कांस्टेंट नहीं है ना थ्रू आउट, तो इंटीग्रेट करके जब देखेंगे तो MGRE/2 आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. अब ये वाला सवाल कर सकते हो। Yes. एक बॉल है, RE की हाइट से उसको फेंक दिया, ड्रॉप कर दिया बॉल, अरे 6400 किलोमीटर दूर से फेंका, बहुत ज्यादा दूर से फेंका है, ठीक है ना। फाइंड स्पीड ऑफ बॉल, सारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। फाइंड स्पीड ऑफ बॉल व्हेन इट रीचेस द सरफेस या जस्ट बिफोर इट टचेस द सरफेस। जल के खत्म नहीं हो जाएगी? अरे अर्थ तो होती, वो तो होती नहीं है, एयर। अरे कैसी बातें कर रहे हो? एयर वेयर नहीं होती। वो तुम्हें कल जोक नहीं बताया था मैंने, वो वाला मुर्गी वाला, तुम्हें जोक बताया था मैंने मुर्गी वाला। No, sir. सो वन टाइम, अब ये समझ No, नहीं आएगा, sir. मुझे पता है हंसोगे भी नहीं तुम लोग, तो अगर नहीं हंसोगे तुम्हारी इंटेलिजेंस चेक हो जाएगी। तो एक बार एक फार्मर गया फिजिसिस्ट के पास, अभी तो बोला ही नहीं मैंने, ज्यादा इंटेलिजेंस मत दिखाओ अपनी। तो एक फार्मर एक उसके पास गया फिजिसिस्ट के पास कि सर मेरी मुर्गी अंडा नहीं दे रही, क्या करूं? तो फिजिसिस्ट ने बोला कि मैं प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दूंगा बट अंडा स्फेरिकल होना चाहिए और वैक्यूम में देना चाहिए। जोक ओवर। Oh, got it. बहुत लेट समझ आएगा कई लोगों को, तो कल भी ना आए शायद। चलो छोड़ो। फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट रीचेस द सरफेस। तुम्हारा IQ सबका टेस्ट हो गया, देखो IQ टेस्ट कर लिया मैंने, वेरी गुड। सर बता तो दो अब है क्या? क्या है मतलब? अरे समझ नहीं आया क्या? उसने बता सकता है। अंडा स्फेरिकल होना चाहिए और वैक्यूम में देना चाहिए तभी सॉल्व कर पाऊंगा प्रॉब्लम। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाएगा वो? हाँ अच्छा, हाँ, ओके। मतलब सर हमारा खुद का IQ कम है बट अगर आप बता दोगे तो बढ़ सकता है। यस,
ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ सर। सर जोक समझाए तो समझ आ सकता है। सर समझ तो आ गया था बट फनी नहीं लगा। Exactly, sir. Yes, sir. Sir. यू डोंट हैव सेंस ऑफ ह्यूमर। तब मेरे को तो बहुत फनी लगा। माय Oh गॉड, God, I'm still laughing. बस गिर ना जाई कुर्सी से। चलिए, तो फाइंड द स्पीड ऑफ बॉल व्हेन रीचेस द सरफेस ऑफ अर्थ। तो क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे जी। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी लगा सकते हैं, क्योंकि अर्थ ने इस पे फोर्स लगाई, हमने अर्थ पे लगाई। बट प्रॉब्लम पता है क्या है? मैसिव बॉडी के केस में COLM लगाने से कोई खास फायदा होता नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट यील्ड्स नथिंग। मेरी बात समझ गए? वी कैन कंजर्व मोमेंटम, वी कैन कंजर्व टोटल एनर्जी, बट अर्थ इनफाइनाइट मास है। इनफाइनाइट मास में आपको याद होगा COLM वाले चैप्टर में मैंने वहां पर भी बोला था कि जब एक बहुत बड़ी मैसिव बॉडी आ जाए तो मोमेंटम कंजर्व की इक्वेशन में इंफिनिटी इक्वल टू इंफिनिटी लिखा आ जाता है, तो उससे कुछ निकलता थोड़ी है। आई बात समझ में? मैं लॉज बता रहा हूं कि फिजिक्स के कौन कौन से लॉज वैलिड है। भाई एनर्जी सिस्टम की कंजर्व कर सकते हो, मोमेंटम सिस्टम को कंजर्व कर सकते हो। अर्थ मास बहुत ज्यादा, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम, तो कुछ निकलेगा ही नहीं उससे, फलस्वरूप कुछ नहीं होगा। तो अब COME लगाओ फिर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -GMM/2 आ रही। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है? 0। U फाइनल कितना होगा? -GMM/RE। सरफेस पे आ जाएगा जब, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी? 12mv²। क्या ये बात समझ पा रहे हो ना? जब बॉल यहाँ आ जाएगी, वेलोसिटी v। यस, Yes, sir. COME से ही आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये आ रही है वेलोसिटी √g आ रही, अगर आप करो Yes, थोड़ा सा sir. मशक्कत। Yes, sir. क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? अगर हम √2gh वाला फॉर्मूला लगाते तो √2g आनी चाहिए थी, बट वो फॉर्मूले में g कांस्टेंट माना गया था, और यहाँ पर हमें पता है g कांस्टेंट रह नहीं रहा है। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ना यार सबको? अच्छा, एक छोटी सी, अच्छा बाद में कर लेंगे, छोड़ो। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको यार? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. उल्टा सवाल पूछ सकता हूँ कि अगर सर आप वेलोसिटी दे दो मैक्सिमम हाइट निकालने, तो आपको डेटा देखकर ना आइडिया लग जाएगा कि √2gh वाला फॉर्मूला चलेगा कि नहीं चलेगा। मान लो ये वेलोसिटी दे रखी है √GRE/2, फाइंड मैक्स हाइट। याद आया? आज से पहले तो v²/2g कर देते थे, बट उसमें g कांस्टेंट माना गया था। इसमें तो आपको दिख रहा है वेलोसिटी अच्छी खासी ज्यादा है। दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ना तुम्हें जोक समझ आए, ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ आए। राम राम राम। नहीं नहीं सर। तुम्हें टिकटॉक समझ आ रहा है? बस मैं देख रहा हूँ, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम पे थोड़ा कुता कुता साडा कुता टोमी, यही सब समझ आता है तुम लोगों को। मैं सीरियसली ना परेशान हो गया। मैं जब यूट्यूब और ये सब देखता हूँ, मुझे लगता है ये देख रहा है यूथ आजकल का, मतलब कुछ भी नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कुछ नहीं। एंड पीपल आर गेटिंग ऑफेंडेड सो इजीली ना। आप मत होना यार, आप लोग सब थोड़ा समझदार बनना यार, क्योंकि ये ना बहुत टची लोग हो रहे हैं आजकल। This is what I felt. People are touchy because they're talking about everything. मतलब any thought that comes to their mind, it is on the internet. मतलब जो आप सोचते हो ना, प्राइवेट थॉट्स भी हैं, वो भी नेट पर पड़े हैं। So what has happened is that makes your feeling very क्या होता है ना, जब हम हर चीज को एक्सप्रेस करने लग जाते हैं तो हम सबको वैलिडेशन देते हैं। ये मतलब मेरा फंडा है। तो उससे क्या होता है, जब आप हर चीज को वैलिडेशन ढूंढने लग जाते हो, तो व्हाट हैपेंस इज आपका दिमाग प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता, क्योंकि आप हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस दे देते हो। तो अगर कोई तुच्छ ख्याल भी है, आपने उसको व्यक्त किया, तो वो वैलिडेशन में चला गया। आपका दिमाग कहेगा अच्छा ये भी अच्छा ख्याल है, ये भी मतलब इस पे भी हमें कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि देयर आर सम थिंग्स, जैसे मम्मी ने मार दिया, ठीक है ना, आप नेट पे लिख दे मम्मी ने मार दिया, 4 लोगों ने बोल दिया हाँ यार ये मम्मियां होती ऐसी हैं यार, मारती रहती है। मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ एग्जैजरेट करके, हाँ यार मम्मियां होती ऐसी, ये वो है वो है।
अब ये फालतू का ख्याल है, मम्मी ने मार दिया, ओके, नथिंग, मूव अहेड। समझ रहे हो ना? तो इस टाइप का ख्याल होना चाहिए। ये मम्मी ने मारा, ठीक है, कुछ गलत किया, मार दिया, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज पीपल आर गेटिंग मोर एंड मोर सेंसिटिव, अननेसेसरली सेंसिटिव। एंड तुम बीइंग गर्ल, मतलब गर्ल्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गर्ल्स इनहेरेंटली स्ट्रांग है। लड़के तो मैंने बताया ना बेवकूफ है, और लड़कों का फायदा भी है बेवकूफी में, वो प्रोसेसिंग ही कम करते हैं इन्फॉर्मेशन की, आधी इन्फॉर्मेशन वो डिलीट ही कर देते, छोड़ क्या करना है। अब वो जैसे जिस फोन में स्टोरेज कम हो तो उसमें डेटा ही नहीं डाउनलोड ही नहीं होता ना। तो सेम वेज बॉयज वर्क, एंड इन गर्ल्स इट वर्क्स इन द रिवर्स वे। दिमाग बहुत ज्यादा है, सब कुछ डाउनलोड कर लो, ले आओ। तो डाउनलोड सब कुछ कर लिया, ठीक है, भगवान ने दी है आर्ट, प्रायोरिटाइजेशन सही रखना। तो जस्ट अ थॉट। क्वेश्चन हो गया? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ जाकर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, हाँ जी, और COME लगाना है अपने को। तो आपको अब समझ आ गया ना कैसे पकड़ा जाएगा क्वेश्चन, कैसा है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, -GMM/RE, जिसको मैं -mgr लिख सकता हूँ, चलेगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 12m v0 स्क्वायर, जिसको मैं mgre/4 लिख रहा हूँ, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। GPE फाइनल कितना होगा, -mg, अरे यार क्या लिखते मैंने, -GMM/RE+H। बोलो क्लास, H हाइट ऊपर चला गया, विच कैन बी रिटन एज, अभी बताया था, ये लिख सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या है, 0। तो COME करते ही जो H है वो आ रहा है RE/3, आई थिंक। करा कैलकुलेट किसी ने? RE/3 आ रहा है? Yes, sir. लो लिख देता हूँ, Yes, sir. mgr Yes. plus mgr/4 is equal to this factor, mgr² by r+h। तो ये आ जाएगा -3/4 इज इक्वल टू -r/r+h। देख रहे हो, कॉमन लेकर काटवाट देंगे तो उसके बाद ये आंसर आ जाएगा, r/3 या RE/3 आ जाएगा। समझ पा रहे हो? अगर हम v0 स्क्वायर/2g लगाते तो क्या आता, RE/4 आता, जबकि वो RE/3 तक ही जा पा रहा, RE/3 तक चला गया, क्योंकि ऊपर जाके ग्रेविटी कमजोर पड़ गई ना, तो और ज्यादा आगे चला जाएगा। आई बात समझ में? तो v0 स्क्वायर/2g से आंसर RE/4 आ रहा है, जबकि RE/3 तक चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, लॉजिक समझ आया? Yes, sir. तो ग्रेविटी की स्ट्रेंथ कम हो रही है ना ऊपर ऊपर जाने पर, तो और धीरे धीरे स्लो होगा ये। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन? फिर आती है Yes, sir. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड अर्थ। अगर आप अर्थ के अंदर चले जाओ तो पोटेंशियल एनर्जी, ये जो फॉर्मूला है प्लीज जो मैं देने वाला हूँ, इसकी डेरिवेशन में नहीं जाना है, ये नेक्स्ट ईयर हम करेंगे डिराइव अच्छी तरह, तो फिलहाल अभी रट लो आप। अगर आप अर्थ के सेंटर से x डिस्टेंस पर हैं, वही छोटी सी टनल खोद कर ये रेडियस आ रहा है, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की इस बार अब होगी -GMM/2r³ 3r² - x²। डोंट इवन बॉदर, मतलब कि ये क्या, क्यों, कहां से आया, बस ये क्या है रट लो, सर ने कहा है, आगे लेकर चलें इसको, बस ज्यादा सोचना ही नहीं है क्यों क्या है, ऐसी फॉर्म है, ये है वो है, जो है बस, ठीक है। तो इससे पता चलता है पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर आप सेंटर ऑफ अर्थ पे बैठे हो तो x 0 होगा ना, बोलो। तो ये आ जाएगा, कितना आ रहा है देखना जरा, 2r³ into 3r² - 0, so this comes out to be -3 GMM/2r। और पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस के लिए x इक्वल टू r ले लो, और आप देखोगे वही रिजल्ट आता है जो हम पहले निकाल चुके हैं। सो दिस फॉर्मूला इज कंपैटिबल, क्योंकि ऊपर से 2r² आ जाएगा ना, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस फॉर्मूला इज कंपैटिबल विद आवर ओरिजिनल रिजल्ट। हाँ, सरफेस के अंदर वाली अब आप निकाल सकते हो। इज इट ओके? Yes. Yes, sir. अब ये बात बताओ, सपोज मैंने टनल खोद दी, ठीक है, टनल खोद दी मैंने एक, और यहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो बॉल जाएगी अंदर, बोलो। हाँ जी, फाइंड स्पीड ऑफ बॉल
व्हेन इट रीचेस द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, मैं फॉर्मूला ऊपर से कॉपी करके ले आता हूँ, आप इसको यूज कर लें अच्छी तरह, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल कीप दिस हियर। वो देखो ये क्या हो गया भाई, नो 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 नो, गायब हो गया सारा। ओके मतलब देखो उड़ गया है, कुछ हुआ था ना बीच में, एकदम फ्लिकर किया इसने। कोई नहीं, लिख देता हूँ, तुम क्वेश्चन करो ना, मैं Yes, पोटेंशियल sir. एनर्जी लिख देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या थी, माइनस GMM/2R³ 3R² - X²। क्वेश्चन करो, मैं ऊपर वाली थ्योरी लिख देता हूँ उतनी देर में। यहाँ से बॉल को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी निकालनी है आपको। The app crashed, so can't help. आप क्वेश्चन आपने नोट कर लिया ना सबने? Yes, sir. करते रहो, फिर मैं एक सेकंड लिख देता हूँ। लिखना तो क्या, ये वहां से उठा के रख देता हूँ। ओके एक सेकंड। GPE इनसाइड अर्थ, ये रहा, ठीक है। As it reaches the center of earth, तो ये फॉर्मूला यूज करके करना है अपन ने, ठीक है। x इज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो जब ये सेंटर पे पहुंच जाएगा, u फाइनल क्या होगा, -3/2 GM/r, है ना। Yes, sir. u इनिशियल कितना है, Minus सरफेस वाला। GMM/R. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी फाइनल Half हाफ mv², निकल जाएगी वेलोसिटी क्लास COMe लगाकर। Yes, sir. yes sir. If you apply COMe, you will get the answer। तो वेलोसिटी क्या आ रही है, Root आई थिंक GM/R. √GRE आ रही है, या ये आ रही होगी √GM/RE, Yes, ये आ sir. रही है, Yes sir. एक ही बात है ना। Yes sir. ठीक है, सॉल्व, यू विल गेट द वेलोसिटी। क्लियर हुआ सबको? Yes sir. Yes तो sir. विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करते हैं हम। कल तो क्लास नहीं है आपकी, नेक्स्ट वीक आपके लगेंगे 3 लेक्चर्स। एक्चुअली कल का ही जो है ना काम खराब हो गया, कल इतने काम करा देता। कोई नहीं, नेक्स्ट वीक 3 लेक्चर्स विल टेक कल एंड क्यों देन विल नहीं फिनिश इट करना? ऑफ। क्या कह रहे हो? सर कल क्लास क्यों नहीं? कल क्लास क्योंकि उस दिन